11th क्वेश्चन है a 10 kg block is moving on a horizontal floor with negligible friction as shown in the figure। ये देखिए इसकी फिगर दे रखी है। a variable force is applied on the block in the direction of motion from its position at 0 meter till 4 meter। if the block had the kinetic energy of 180 joules when it was at 0 meter, find the block speed at 0 meter and at 4 meter। does the block have negative acceleration in any portion of its motion। देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ बना के हमें दे दिया, इधर फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर जो ब्लॉक है 10 kg का वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके ऊपर वेरिएबल फोर्सेस लग रहे हैं और वो इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है। जब ये ब्लॉक 0 से 1 तक गया तब इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 180 जूल्स। अब हमें बताना है कि 180 जूल्स काइनेटिक एनर्जी होने पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी और जब ये 4 मीटर पे पहुंचा तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी और क्या किसी भी पोर्शन पे इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ वो भी चेक करना है। जब हमारा 0 मीटर पे है हमारा ऑब्जेक्ट, उस केस में काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है 180 जूल्स, हमें बताना है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी 180 जूल्स है, मास 10 kg है, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। 6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से सॉल्व करके। देखिए अब हमें निकालना है एट 4 मीटर पे, तो इस केस में सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने वर्क डन कितना किया, इस पूरे ग्राफ में वर्क डन कितना हुआ है। तो वर्क डन निकालना हो जब आपको एफ और एस ग्राफ से यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क डन निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, एरिया अंडर द ग्राफ से। एरिया अंडर द ग्राफ में यहाँ पर ये बना हुआ है ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड में ये वाली लेंथ देखिए आपके पास है 4 और ये वाली लेंथ देखिए यहाँ 1 से लेके है 3 तक यानी 2 यूनिट्स और हाइट ये है आपके पास 50 क्योंकि आपको फोर्स दिया हुआ है 50। तो 4 + 2 6 × 50 × हाफ, तो ये वैल्यू आई आपके पास 150 जूल्स। तो अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, देखिए पहले यहाँ की काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी थी 180 जूल्स, अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी इस पूरे पाथ को कवर करने के लिए वो आएगी आपके पास 180 प्लस ये वाली 150, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी है ना। तो ये वाला जो वर्क डन होगा ये भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही होगा। तो ये आ गया आपका टोटल करके 330 जूल्स, ठीक है। और अब हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी पता चल चुकी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बाद अब हम इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं हाफ mv²। यहाँ पर है वैल्यू 330, हाफ मास है इस ऑब्जेक्ट का 10 kg, वेलोसिटी का स्क्वायर हमें निकालना है तो ये आया 5। यहाँ पर आप इसे डिवाइड करेंगे 330 को 5 से और v का स्क्वायर हटाएंगे तो लगेगा अंडर रूट, तो इसका टोटल वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 66 और मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 0 पॉइंट पे उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उससे हमने वेलोसिटी निकाल ली थी कि जब डिस्टेंस 0 मीटर कवर हुआ है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है। उसके बाद यहाँ से लेके वो यहाँ तक आया तो उसने कितना वर्क डन किया उससे हमें पता चला उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है। स्टार्टिंग में उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था उसमें टोटल करके तब हमें पता चला उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो 4 मीटर तक डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट पार्ट है क्या कभी इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन डिपेंड करता है F/m पे, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है A = F/m। तो इस केस में देखिए आपका फोर्स भले ही कम हो रहा हो, फोर्स कम लग रहा हो पर फोर्स नेगेटिव नहीं लग रहा है इस केस में, और जब फोर्स नेगेटिव नहीं है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आएगा कि नो एक्सेलरेशन विल नेवर बी नेगेटिव इन दिस केस, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, a 1000 kg car is moving along a road at a constant speed. Suddenly the driver notices some obstruction ahead and applies the brakes to comes to a complete stop. The graphical representation of the motion of the car starting from the instant the driver stops the traffic ahead is shown in figure 7.38. हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब हाउ द कार मूव्स बिटवीन पोजीशन ए एंड बी, सेकंड पार्ट कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार एट पोजीशन ए, थर्ड पार्ट स्टेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स इन ब्रिंगिंग द कार टू द हॉल्ट बिटवीन बी एंड सी, एंड फोर्थ पार्ट व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार ट्रांसफॉर्म इनटू। क्वेश्चन में समझाया आपको कि एक 1000 kg मास की कार है जो सीधे सीधे चल रही थी,
ठीक है। अचानक ड्राइवर ने नोटिस किया कि सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब रुकावट है, और उसने ब्रेक्स लगा दिए, और ब्रेक्स लगाने के बाद उसने कार को हॉल्ट पे आने दिया, मतलब रुक जाने दिया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है इस कार के मोशन का, जिस पॉइंट से ड्राइवर ने ब्रेक लगाए वहां से लेकर किस तरह का ग्राफ ये कंस्ट्रक्ट हुआ। तो फर्स्ट पार्ट है हाउ डज द कार मूव्स बिटवीन द पोजीशंस ए एंड बी। देखिए ये है आपकी पोजीशन ए और ये है पोजीशन बी, यहाँ से यहाँ तक किस तरीके से कार मूव कर रही है। तो इस फर्स्ट केस का आंसर होगा कि कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन पोजीशन ए एंड बी। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट आप लिख देंगे। सेकेंड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। देखिए ऑलरेडी आपको मास ऑफ द कार पता था 1000 kg, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 1000, और वेलोसिटी देखिए 35 थी, यहाँ पर ए पोजीशन पे वेलोसिटी या स्पीड 35 थी, तो यहाँ वही वैल्यू पुट करेंगे हम 35 × 35। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 612500 जूल्स, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, जो आपके सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्टेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स इन ब्रिंगिंग द कार टू हॉल्ट बिटवीन बी एंड सी। हॉल्ट मतलब स्टॉप, तो बी एंड सी पोजीशन, ये देखिए ये है बी एंड सी पोजीशन, बी एंड सी पोजीशन के बीच में कितना वर्क डन किया है ब्रेक्स ने, ये बताना है। तो देखिए थर्ड पार्ट के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट v नीड्स टू बी 0। जब आप कार को रेस्ट पे लाओगे और वो बिल्कुल रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी हो गई है 0। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उस पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, और जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई। फाइनल के ई तो देखिए 0 हो गई क्योंकि फाइनली जाके कार रुक गई है, और इनिशियल के ई था 612500 जूल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम निकाल चुके थे ए पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो हमारा वर्क डन आया बाय द ब्रेक्स वो आया है -612500 जूल। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, यहाँ पर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पर जब कार चलते चलते रुक गई, तो यहाँ आपको पता है कि जब कोई चीज चलते चलते मोशन से रेस्ट में आ जाती है तो उसके अंदर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ सारी एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे आप स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14। The potential energy displacement graph of 0.5 kg ball moving along a frictionless track is shown in figure 7.39. At O, the velocity of the ball is 0 meter per second and potential energy is 30 joules. Calculate the velocity of the ball at P, Q and R. Potential energy इन्होंने दी है y एक्सिस पे और डिस्प्लेसमेंट दिया है x एक्सिस पे। ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट O, पॉइंट P, Q एंड R। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि ये जो 0.5 kg की बॉल थी ये मूव कर रही है एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे। फ्रिक्शनलेस का मतलब है जहां फ्रिक्शन या कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो ये चलते जाएगी। ओ पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर है 30 जूल्स। हमें वेलोसिटी बतानी है पी पॉइंट पर कितनी होगी, यहाँ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्यू पॉइंट पे बतानी है वेलोसिटी कितनी होगी, और आर पॉइंट पे बतानी है वेलोसिटी कितनी होगी। पी पॉइंट के लिए आप समझिए कि आपका इनिशियली जो बॉल था वो ओ पोजीशन पे था। ओ पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 30 जूल्स था, इसका मतलब उस पोजीशन पे ये बॉल रेस्ट में था और सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी। उसके बाद देखिए इसकी एनर्जी 20 जूल्स हो गई है, यानी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल्स हुई है, और जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है तो इसका मतलब बाकी की 10 जूल्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ तक आते आते बॉल ने कुछ मूवमेंट शो किया है, तब वो पी पॉइंट पे आई है।
और जब वो मूवमेंट शो कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की भी कुछ वैल्यू हो जाएगी। बस इसी की हेल्प से अब हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए कि इनिशियली इसके अंदर टोटल 30 पोटेंशियल एनर्जी थी, माइनस अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है 20, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 10 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स है, इज इक्वल टू हाफ, मास है 0.5 किलोग्राम्स। या वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, डेसिमल रिमूव करेंगे हमें 10 मिलेगा, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 5 1 5 5 2 10, तो ये 2 × 2 हुआ 4 जो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 10 × 2 × 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट करेंगे, 2 का पेयर हो गया ये बाहर आ जाएगा और √10 अंदर रह जाएगा, तो 2√10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो देखिए यहाँ पर एट पॉइंट P वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 2√10। कैसे आई वो आप समझ गए। यहाँ से बस अगर आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे तो बाकी तो फॉर्मूला में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट पार्ट में आपको Q पॉइंट पे बतानी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए O पोजीशन और Q पोजीशन दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं और O पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 30 जूल्स थी। उस टाइम पर उस बॉल में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, तो Q पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी 0। तो जब काइनेटिक एनर्जी होगी 0 तो उसकी वेलोसिटी भी होगी 0। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। जब काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, सारी की सारी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी 0 ही होगा। अब बात करते हैं आर पोजीशन की। देखिए आर पोजीशन तक बॉल रीच ही नहीं करेगी, पहले इसे इरेज करते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए इस आर पोजीशन की अगर हम बात करें, इनिशियली मेरा जो बॉल था वो ओ पोजीशन पे था, उसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी ये मैक्सिमम हाइट थी जहां पर बॉल रेस्ट कर रही थी। यहाँ तक ये बॉल रीच ही नहीं कर पाएगी, ये बॉल नीचे जा सकती है या फिर ये इस तरह से यहाँ तक जा सकती है फाइनली। ठीक है, ये यहाँ नहीं आ सकती, आर पोजीशन पे रीच ही नहीं कर सकती, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म कंजर्व रहता है। क्योंकि आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। यहाँ जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ तक ट्रांसफॉर्म हो सकती है Q तक, Q के आगे वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि फिर वो एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने वाले मैटर में चला जाएगा। तो आप आर पॉइंट पे आंसर लिखेंगे एट आर नॉट रीचेबल एज एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो आप लिख देंगे आर पॉइंट पे वो रीच ही नहीं करेगी, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म जो होती है वो कंजर्व्ड रहती है, इसलिए उसका आंसर निकल ही नहीं सकता।